8 बजे डीडी न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए जमकर चुनाव प्रचार उन्होंने किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए की ओर से प्रचार की कमान संभाली और 2 बड़ी चुनावी रैलियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड पहुंचे तो इंडी गठबंधन पर जमकर बरसे। प्रधानमंत्री मोदी ने पहली सभा बोकारो में की तो राज्य की जेएमएम सरकार के भ्रष्टाचार को जनता के सामने रखा। पीएम मोदी ने जेएमएम और कांग्रेस पर झारखंड को लूटने का आरोप लगाया और कहा कि जेएमएम और कांग्रेस के नेताओं के घरों से नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, जबकि राज्य की जनता अपने मूलभूत हक के लिए तरस रही है। पीएम मोदी ने अपनी सरकार के द्वारा झारखंड के विकास के लिए किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा सामने रखा और कहा कि केंद्र की योजनाओं में भी राज्य सरकार भ्रष्टाचार कर रही है। प्रधानमंत्री ने बीजेपी की सरकारों द्वारा केंद्र से लेकर राज्यों में युवाओं, महिलाओं, किसानों और वंचितों के लिए भ्रष्टाचार मुक्त की सरकार चलाने का ट्रैक रिकॉर्ड भी झारखंड की जनता के सामने रखा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो एससी, एसटी, ओबीसी समाज को हमेशा बांटने का काम करती है। जब से देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज के लोग एकजुट हुए हैं तो कांग्रेस घबरा गई है। गुमला की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि झारखंड की रोटी, बेटी और माटी के सम्मान को बचाने और घुसपैठियों को राज्य में आने से रोकने के लिए भाजपा सरकार जरूरी है। पीएम मोदी ने भाजपा की सरकारों के द्वारा जनजातीय समाज के नायकों के सम्मान में किए गए कामों को गिनाया तो महिलाओं के लिए सामाजिक योजनाओं के आंकड़ों को भी सामने रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में बीजेपी के प्रचार को धार देते हुए रांची के ओटीसी मैदान से न्यू मार्केट चौक तक रोड शो किया और इस दौरान उनकी एक झलक पाने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। पीएम मोदी को देखने के लिए सड़क के साथ ही छतों पर भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे, जिन्होंने हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन किया। पीएम के साथ रोड शो में पांची से प्रत्याशी सीपी सिंह और हटिया के प्रत्याशी नवीन जायसवाल भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने महाराष्ट्र के लिए भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प पत्र जारी करने के अवसर पर भाजपा नेता अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव, पीयूष गोयल, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे और इसके अलावा महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, आशीष शेलार, विनोद तावड़े, सुधीर मुंगटीवार, राव साहेब दानेव मौजूद रहे। अमित शाह ने संकल्प पत्र को महाराष्ट्र की जनता की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब बताया। उन्होंने कहा कि राज्य में लाडली बहन योजना जारी रहेगी। अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी करने के मौके पर किसानों का कर्ज माफ करने और भवांतर स्कीम के तहत 2100 रुपए देने की बात कही। लखपति दीदी की संख्या 11 लाख से बढ़ाकर 50 लाख की जाएगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने महाराष्ट्र के रावेर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने रावेर की जनता से छत्रपति शिवाजी महाराज के सिद्धांतों पर चलने वाली भाजपा और महायुति की सरकार बनाने की अपील की। भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि संविधान की बात करने वाली पार्टी धर्म के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहती है। अमित शाह ने उद्धव ठाकरे द्वारा वीर सावरकर का अपमान करने की बात कही। उनका कहना था कि उद्धव ठाकरे धारा 370 को हटाने का विरोध करने वालों के साथ बैठे हैं। महाराष्ट्र में ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की महाअघाड़ी नेताओं से मांग का मुद्दा अब गर्माता जा रहा है। राज्य में पार्टी का संकल्प पत्र जारी करने के कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर इस मुद्दे को उठाया। अमित शाह ने उलेमा बोर्ड की मुसलमानों को आरक्षण दिए जाने की मांग का जिक्र करते हुए महाराष्ट्र की जनता से पूछा कि क्या वो एससी, एसटी, दलितों और पिछड़ों का आरक्षण लेकर मुसलमानों को देने के पक्ष में है।
भाजपा नेता अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले ही उलमा बोर्ड इसका वादा भी कर दिया है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने इसके लिए उलमा बोर्ड को सहमति पत्र भी दिया है। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने महाविकास आघाड़ी को पत्र लिखकर सरकार बनाने के लिए समर्थन की पेशकश की, जिस पर महायुति और महागठबंधन के बीच आरोप प्रत्यारोप का नया दौर शुरू हो गया है। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने अपने पत्र में एमबीए के उम्मीदवारों का प्रचार करने की भी बात कही है, लेकिन उसके लिए उनकी ओर से कुछ शर्तें सामने रखी गई हैं। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने उद्धव ठाकरे, शरद पवार और नाना पटोले को अपनी 17 मांगों वाला पत्र भेजा। महाविकास आघाड़ी गठबंधन के नेताओं ने भाजपा पर झूठ बोलने का आरोप लगाया था और कहा था कि कांग्रेस या आघाड़ी के किसी घटक दल के नेता ने ऐसा कोई सहमति पत्र नहीं दिया है। महाराष्ट्र में भाजपा के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट के जरिए उलमा बोर्ड के अध्यक्ष नायाब अंसारी का एक फेसबुक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें कांग्रेस की ओर से उनकी मांगों को लेकर सहमति पत्र दिए जाने का दावा है। मुंबई में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी का घोषणा पत्र जारी किया और इस अवसर पर महाविकास आघाड़ी के प्रमुख पक्ष की नेता सुप्रिया सुले, संजय राउत, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत, अभिषेक मनु सिंघवी आदि मौजूद रहे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि घोषणा पत्र महाराष्ट्र की प्रगति पर आधारित है, जिसमें कृषि और ग्रामीण विकास, उद्योग और रोजगार, शहरी विकास, पर्यावरण और जन कल्याण शामिल है। कांग्रेस अध्यक्ष ने घोषणा पत्र में बताया कि हर परिवार को सालाना 3 लाख रुपए मिलेंगे। इसमें महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी। इसके साथ ही महाराष्ट्र में युवाओं को महीने में 4,000 रुपए देने का जिक्र किया। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने जो लूट मचाई है, उस लूट को रोकना है। झारखंड विधानसभा के लिए प्रचार जोरों पर है। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड भाजपा के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार को लेकर उन्हें आड़े हाथों लिया। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कोडरमा के मरकचो प्रखंड के गुरहा मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। राजद प्रत्याशी सुभाष यादव के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद ने बीजेपी पर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग गुंडा और माफियाओं का प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं। लोकसभा उपचुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा केरल के वायनाड में उन्होंने कहा कि मैं ईसाई समुदाय के मांगों के लिए लड़ूंगी और उनसे चर्चा करूंगी। साथ ही लोगों से मिले प्यार और स्नेह के लिए प्रियंका गांधी ने आभार भी व्यक्त किया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के रजत जयंती समारोह के समापन सत्र में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल हुए और युवाओं का मार्गदर्शन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत के संस्थान कैसे विश्व की टॉप रैंकिंग वाले संस्थान बन सकते हैं, इस पर विचार करना चाहिए। शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने में उद्योग समूहों को वित्तीय मदद करनी चाहिए। मेटर्स के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग ने कहा है कि संस्थान का लक्ष्य प्रधानमंत्री के संकल्प को सिद्ध करने के लिए परमार्थ भावना से काम करना है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आईपी विश्वविद्यालय के कुलपति महेश वर्मा ने भी संस्थान के योगदान को सराहा। उपराष्ट्रपति ने युवाओं से स्वदेशी का मूल मंत्र अपनाने और सामाजिक समरसता बनाए रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा और इसमें युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में चल रहे आतंक विरोधी अभियान में भारतीय सेना के एक अधिकारी शहीद हो गए हैं। शहीद सूबेदार राकेश कुमार 9 नवंबर को किश्तवाड़ में शुरू किए गए इस आतंक विरोधी ऑपरेशन का हिस्सा थे। आतंकियों के छुपे होने के इनपुट के आधार पर यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये आतंकियों का वही ग्रुप है जिसने 2 दिन पहले किश्तवाड़ में 2 निर्दोष ग्रामीणों का अपहरण कर उनकी हत्या कर दी थी। छठ पूजा के बाद बिहार और पूर्वांचल से दूसरे शहरों में लौटने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने व्यापक प्रबंध किए हैं। बिहार के समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, छपरा और बनारस, गोरखपुर और मऊ स्टेशनों से विशेष गाड़ियां चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में रेलवे ने 9 नवंबर को 170 से अधिक मेल एक्सप्रेस विशेष गाड़ियों का परिचालन किया और जबकि 10 नवंबर को 177 विशेष गाड़ियों के परिचालन की व्यवस्था की गई है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने गोवा में आयोजित होने वाले 55वें फेस्टिवल के
बारे में कहा कि गोवा फिल्म फेस्टिवल फिल्म निर्माताओं और फिल्म उद्योगों के पेशेवरों को आपस में जुड़ने, सहयोग करने और अपनी कला को प्रदर्शित करने के लिए व्यापक मंच प्रदान करेगा। प्रदूषण को लेकर दिल्ली में लोग बेहद खराब हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। लोगों को सांस लेने में परेशानियां भी हो रही हैं और साथ ही आंखों में जलन भी महसूस हो रही है। दिल्ली की हवा अभी भी बहुत खराब श्रेणी में है। धौला कुआं में सबसे अधिक 394 AQI दर्ज किया गया है। वहीं नरेला में 359, अलीपुर में 358, मुनका में 358, पटपरगंज में 347 और पंजाबी बाग में 354 AQI दर्ज किया गया। बात अगर यमुना नदी के प्रदूषण की करें तो इसमें अब भी जहरीली झाग वहां पर देखी की जो परत है वो देखी जा रही है और रविवार सुबह भी कालिंदी कुंज के पास यमुना में सफेद झाग की मोटी परत तैरती देखी गई। जम्मू कश्मीर में संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने राजभवन में श्री कैलख ज्योतिष एवं वैदिक संस्थान ट्रस्ट की दूसरी मोबाइल संस्कृत गुरुकुल वैन को हरी झंडी दिखाई। मनोज सिन्हा ने संस्था से जुड़े सभी लोगों की संस्कृत भाषा और संस्कृत शास्त्रों के शाश्वत ज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए उनके निरंतर प्रयासों की सराहना की। मोबाइल संस्कृत गुरुकुल जम्मू कश्मीर में देववाणी संस्कृत के प्रचार प्रसार के अभियान का एक हिस्सा है। काजीरंगा नेशनल पार्क के 2 महावतों को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चयनित किया गया है। उन्हें थाईलैंड के लमपांग स्थित नेशनल एलिफेंट इंस्टीट्यूट में 6 से 8 नवंबर 2024 तक आयोजित जेंटल ट्रेनिंग वर्कशॉप में भाग लेने का अवसर मिला। केरल ने अपने सी प्लेन पर्यटन के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। इसी दिशा में परीक्षण के दौरान एक ट्रायल प्लेन को कोची के बोलगट्टी बैक वाटर में उतारा गया। ये सी प्लेन आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से उड़ान भरकर कोची में उतरा और ये केरल के एक पर्यटन उद्योग में एक नए युग की शुरुआत है। ये सी प्लेन राज्य के शानदार जलमार्गों को आसमान से जोड़ने का काम करेगा। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ अपने पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। भारत के प्रधान न्यायाधीश के तौर पर अपने 2 साल के कार्यकाल में जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कई ऐतिहासिक फैसले दिए। DY चंद्रचूड़ मुख्य न्यायाधीश कार्यकाल के दौरान करीब 613 फैसले उन्होंने लिखे। 2022 में CJI बनने से पहले भी वो कई अहम फैसलों में शामिल रहे हैं, जिनमें 2017 में 9 जजों की बेंच द्वारा निजता को मौलिक अधिकार घोषित करना शामिल था। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली में EV रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ और बिजली चालित परिवहन की ओर भारत की यात्रा को गति देना है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने खुद इस EV ट्रैक्टर को चलाकर भी देखा और बताया कि आने वाले समय में हर क्षेत्र में EV का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जिसके चलते प्रदूषण की बढ़ती समस्या से भी निजात मिल सकेगी। घरेलू सराफा बाजार में सोने चांदी के दाम अपरिवर्तनीय रहे। देश के ज्यादातर सराफा बाजारों में 24 कैरेट सोना आज भी 79,510 रुपए से लेकर 79,360 रुपए प्रति 10 ग्राम के दायरे में कारोबार कर रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO में योगदान देने वाले सदस्यों की संख्या वित्त वर्ष 2023 से 24 में 7.6% बढ़कर 7.37 करोड़ हो गई है, जो वित्त वर्ष 2022 से 23 में 6.85 करोड़ थी। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने के बाद दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूं सुंग योल ने वित्त, व्यापार और उद्योग परामर्शदाता निकायों को अमेरिकी सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। भारतीय रेलवे के मुताबिक राजस्थान में बन रहा भारत का पहला डेडिकेटेड रेलवे टेस्ट ट्रैक दिसंबर 2025 में पूरा हो सकता है। इसके लिए 820 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। विदेशी बाजारों में जबरदस्त तेजी के चलते पाम ऑयल की कीमत बढ़कर 366 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है, जबकि अन्य खाद्य तेल की कीमतें स्थिर रही हैं। वहीं अधिकतर दालें भी सस्ती हो गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बीच घरेलू बाजार में पेट्रोल की और डीजल की कीमतों में टिकाव रहा। वहीं दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर रही। वहीं डीजल 87 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर के भाव से बिका।
भारतीय स्टील निर्यात में शानदार उछाल आया है। अक्टूबर में सितंबर के मुकाबले 11% की वृद्धि देखने को मिली है, जो स्टील निर्माण के सेक्टर में बेहतर प्रदर्शन को दिखाता है। इस्पात मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर में भारत ने 4.4 मिलियन टन स्टील का निर्यात किया है, जो कि सितंबर में 4 मिलियन टन था। बीते कुछ दिनों से मार्केट में गिरावट के चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप 74,000 करोड़ रुपए घट गया। यद्यपि बैंकिंग सेक्टर में बढ़त रही। भारत सरकार की ओर से सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और एनबीएफसी के लिए चालू वित्त वर्ष 2024 से 25 में 1.54 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त एमएसएमई लोन प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। विस्तारा से विलय के बाद एयर इंडिया में सिंगापुर एयरलाइंस 3,195 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करेगी। टाटा ग्रुप की दोनों एयरलाइन एयर इंडिया और विस्तारा का विलय सोमवार से लागू होगा। दिल्ली हिंदू सिख ग्लोबल फोरम ने कनाडा में हुए मंदिर हिंसा को लेकर कनाडा दूतावास के सामने विरोध प्रदर्शन किया और कनाडा के राजदूत को एक ज्ञापन सौंपा। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होता है। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी नाविका सागर परिक्रमा अभियान 2 के तहत नौकायन पोत तारिणी पर दुनिया का चक्कर लगाने के लिए निकली हैं। अपनी इस समुद्री यात्रा के दौरान पहले पड़ाव ऑस्ट्रेलिया के फ्रेमेंटल बंदरगाह पर पहुंची। हिंद महासागर क्षेत्र के मित्र विदेशी देशों के साथ अपनी क्षमता निर्माण गतिविधियों के हिस्से के रूप में भारत ने मोजाम्बिक को 2 वाटर जेट चालित फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट FIC उपहार में दिए हैं। FIC को भारत से INS घड़ियाल द्वारा ट्रांसशिप किया गया। मैक्सिको में क्वेरेटारो शहर के एक बार में हुई अंधाधुंध फायरिंग में 10 लोगों के मारे जाने की खबर है और इस हमले में कम से कम 7 लोग घायल हुए हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हेली या पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को अपनी नई सरकार में शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं करेंगे। कतर ने इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थ की भूमिका से खुद को अलग करने की घोषणा की है। कतर का कहना है कि दोनों पक्ष पूर्ण विश्वास के साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं। लेबनान के अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि पिछले दिनों लेबनान पर इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 40 लोग मारे गए हैं, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं। व्हाइट हाउस की जानकारी के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बुधवार को व्हाइट हाउस में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में हिंदू मंदिर पर हमले के मामले में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पील क्षेत्रीय पुलिस के 21 डिवीजन आपराधिक जांच ब्यूरो और रणनीतिक जांच दल यानी कि SIT के जांचकर्ताओं ने हिंसक प्रदर्शन में शामिल एक और शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। बांग्लादेश में तख्तापलट के 3 महीने बाद शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने आज ढाका में बड़ी विरोध प्रदर्शन रैली का आह्वान किया है। अगस्त में छात्रों के विद्रोह के बाद से अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं को हमले का सामना करना पड़ा था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर कोरिया के साथ एक रणनीतिक साझेदारी पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इस साझेदारी में आपसी रक्षा का प्रावधान भी शामिल है, जो कि अब कानून बन गया है। 13 नवंबर को छत्तीसगढ़ के जशपुर में जनजातीय गौरव दिवस यात्रा का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया माई युवा भारत स्वयं सेवकों के साथ पदयात्रा में हिस्सा लेंगे। बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर इस पदयात्रा का आयोजन किया जाएगा। पदयात्रा में 10,000 से ज्यादा माई युवा भारत के स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे।
बिहार के राजगीर खेल एकेडमी में 11 नवंबर से पहली बार एशियन महिला हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। एशियन महिला हॉकी प्रतियोगिता में महिलाओं की 6 टीमें भाग ले रही हैं और इनमें चीन, जापान, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और भारत शामिल है। भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच हरेंद्र सिंह ने पहली बार बिहार में एशियन हॉकी चैंपियनशिप के आयोजन पर राज्य सरकार को बधाइयां दी। भारतीय हॉकी कप्तान सलीमा टेटे ने राज्य सरकार को बधाइयां देते हुए कहा कि यह हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। उनकी कोशिश रहेगी कि हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतकर देश का नाम रोशन कर सकें। पाकिस्तान टीम ने तीसरे एवं आखिरी वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही पाकिस्तान टीम ने 3 मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में 22 साल बाद द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीती है। इससे पहले पाकिस्तान टीम ने 2002 में ऑस्ट्रेलिया में उसके खिलाफ 2-1 से वनडे सीरीज जीती थी। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 टूर्नामेंट में भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरगेसी और ईरान के परहम मागसुदुलू के बीच बाजी ड्रॉ रही। अर्जुन 4 अंक के साथ शीर्ष पर बने हुए हैं। भारत की अनाहत सिंह ने न्यू साउथ वेल्स ओपन का खिताब अपने नाम किया है। अनाहत ने फाइनल में हांगकांग की हेलेन टैंग को शिकस्त दी है और ये अनाहत के करियर का 7वां PSA चैलेंजर टूर खिताब है। भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी सिंड्रेला दास ने इटली में आयोजित WTT यूथ कंटेंडर में लड़कियों का अंडर 15 एकल खिताब अपने नाम किया है। सिंड्रेला ने फाइनल में भारत की ही दिव्यांशी भौमिक को मात दी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ICC को सूचित कर दिया है कि भारतीय टीम 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। 8 टीमों की चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में आयोजित होगी। भारत के पंकज आडवाणी ने IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीत ली है। पंकज ने कतर में आयोजित प्रतियोगिता के फाइनल में इंग्लैंड के रॉबर्ट हॉल को हराया। कोको गॉफ ने चीन की झेंग किनवेन को हराकर WTA फाइनल्स का खिताब अपने नाम किया है। 20 साल की गॉफ मारिया शारापोवा के बाद से ये खिताब जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल ने एस्टन विला को 2-0 से मात दी। इस जीत के साथ लिवरपूल ने लीग के शीर्ष पर 5 अंक की बढ़त बना ली है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी को ब्राइटन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। ब्राइटन ने मैन सिटी को 2-1 से हराया। राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय पशु मेले की रौनक लगातार बढ़ती जा रही है और मेले के दूसरे दिन विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। साउथ रामचरण की फिल्म गेम चेंजर्स का टीजर रिलीज हो गया है। टीजर में रामचरण के साथ कियारा आडवाणी भी नजर आ रही हैं, जो पहली बार स्क्रीन शेयर कर रही हैं। एक्टर प्रतीक बब्बर ने इंटरव्यू में बताया कि उन्हें 12 साल की उम्र में ड्रग्स लेने की आदत पड़ गई थी, लेकिन अब उनकी मंगेतर प्रिया उनके जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन लेकर आई हैं। थाईलैंड सरकार ने एक्टर सोनू सूद को थाईलैंड टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर चुना है। एक्टर ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी न्यूज़पेपर की एक कटिंग शेयर की। एक्ट्रेस नुसरत भरूचा ने खुद को नया नाम कोल दिया है। नुसरत ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक वीडियो शेयर कैप्शन में लिखा, मेरा नया पर्सनल शॉर्ट नेम कोल क्राइंग आउट लाउड। अभिनेत्री बिपाशा बसु ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी वेकेशन की तस्वीरें शेयर कर कैप्शन दिया, माई वाइब। पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ ने अबू धाबी में परफॉर्मेंस दी। उन्होंने दर्शकों को तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल गाना नए अंदाज में सुनाया।
द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री ने सात्विक लाइफ स्टाइल के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सात्विकता की खोज का मतलब है संतुलन पाना और अतिवाद को हावी न होने देना। अभिनेत्री तृप्ति डिमरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर फिल्म भूल भुलैया 3 की लेटेस्ट तस्वीरें शेयर कर कैप्शन में लिखा, कहानी के पीछे की कहानी। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।